डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, अब मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव के निवासी थे। वे महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव आम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी आम्बेडवे का दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भिवा था। आम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आम्बेडकर लिखवाया था, जो कि उनके आम्बेडवे गांव से संबंधित था। क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, अतः आम्बेडकर के आम्बेडवे गांव से आम्बेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखिए ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से आम्बेडकर हटाकर अपना सरल आम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे आम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। परिवार के साथ बम्बई अब मुंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे, तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। प्राथमिक शिक्षा आम्बेडकर ने सतारा नगर में रागवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल, अब प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिकी जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भिवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भिवा रामजी आम्बेडकर, यह उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी 4th कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए, तब क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा कैलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पका उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। माध्यमिक शिक्षा 1897 में आम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। 20 इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक BA प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। आम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर MA परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और मानव विज्ञान ये अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य एंशिएंट इंडियन कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया।
आम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई और अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकृत रूप से पीएचडी प्रदान की गई। 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डनवेज द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया और 1916 में वे लंदन गए। अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया था जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए तथा 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर MSc प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। 1922 में उन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव आम्बेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा। विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स LLD कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और डी.लिट उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 सम्मानित उपाधियां थीं। अम्बेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। आम्बेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की, किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं। 1918 में ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथबरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर आम्बेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान
आम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में बम्बई से उन्होंने साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। ये प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब आम्बेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका आम्बेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकालीं। सन 1925 में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया। आम्बेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में आम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक जय स्तंभ में एक समारोह आयोजित किया। यह महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। सन 1927 तक डॉक्टर आम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चवदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1927 के अंत में सम्मेलन में आम्बेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्यायसंगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, 40 की सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाईं। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। 1930 में आम्बेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुईं। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था। स्काउट्स का एक बैच, महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए थे। जब वे द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए। अब तक भीमराव आम्बेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्यधारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। आम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गांधी की भी आलोचना की। उन्होंने उन पर अछूत समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। आम्बेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अछूत समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों की ही कोई दखल न हो। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान आम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा। उनको शिक्षित होना चाहिए।
एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की। उनकी अछूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर गांधी से तीखी बहस हुई एवं ब्रिटिश डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों से सहमत हुए। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गांधी ने आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचिका हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। गांधी को लगता था कि सवर्णों को छुआछूत भुलाने के लिए उनके हृदय परिवर्तन होने के लिए उन्हें कुछ वर्षों की अवधि दी जानी चाहिए, किंतु ये तर्क गलत सिद्ध हुआ जब सवर्णों हिंदुओं द्वारा पुनः संधि के कई दशकों बाद भी छुआछूत का नियमित पालन होता रहा। 1932 में जब ब्रिटिशों ने आम्बेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का ही परिणाम था। इस समझौते के तहत आम्बेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे व दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाना था। इस प्रावधान से अब दलित प्रतिनिधि को चुनने में सामान्य वर्ग का कोई दखल शेष नहीं रहा था, लेकिन वहीं दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट का इस्तेमाल करते हुए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने से अपनी भूमिका निभा सकता था। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों की समस्या को अच्छी तरह से तो रख सकता था, किंतु गैर उम्मीदवार के लिए यह जरूरी नहीं था कि उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करता। 49 गांधी इस समय पूना की येरवडा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधी ने पहले तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग की, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। आम्बेडकर ने कहा कि यदि गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए यह व्रत रखता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में यह व्रत रखा है, जो बेहद अफसोसजनक है। जबकि भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इसी पृथक निर्वाचन के अधिकार को लेकर गांधी की ओर से कोई आपत्ति नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। भारत में न जाने कितने ऐसे लोगों ने जन्म लिया और चले गए। आम्बेडकर ने कहा कि गांधी की जान बचाने के लिए वो दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकते। अब मरण व्रत के कारण गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। गांधी के प्राणों पर भारी संकट आन पड़ा और पूरा हिंदू समाज आम्बेडकर का विरोधी बन गया। 50 देश में बढ़ते दबाव को देख आम्बेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे येरवडा जेल पहुंचे। यहां गांधी और आम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में आम्बेडकर ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया और इस तरह से आम्बेडकर ने महात्मा गांधी की जान बचाई। आम्बेडकर इस समझौते से असमाधानी थे। उन्होंने गांधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। 1942 में आम्बेडकर ने इस समझौते का धिक्कार किया। स्टेट ऑफ माइनॉरिटी इस ग्रंथ में भी पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की है। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी द्वारा भी इससे पहले कई बार धिक्कार का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए।
वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अंबेडकर बम्बई अब मुंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक 3 मंजिला बड़े घर राजगृह का निर्माण कराया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। तब ये दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इसी वर्ष 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थयात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थीं, पर अंबेडकर ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। अंबेडकर ने कहा कि उस हिंदू तीर्थ में जहां उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 13 सीटें जीती। अंबेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वो 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। इसी वर्ष अंबेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोधपत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। बाद में 1955 के बीबीसी साक्षात्कार में उन्होंने गांधी पर उनके गुजराती भाषा के पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करना तथा अंग्रेजी भाषा पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में अंबेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। अंबेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रिजोल्यूशन 1940 के बाद अंबेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाला एक पुस्तक लिखा, जिसने अपने सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। साथ ही ये तर्क भी दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों के पाकिस्तान का स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुमत वाले हिस्सों को अलग करने के लिए पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सीमाओं को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को प्रांतीय सीमाओं को फिर से निकालने के लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। अगर उन्होंने किया तो वे काफी अपनी मांग की प्रकृति को समझ नहीं पाए। विद्वान वेंकट धलीपाल ने कहा कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान ने एक दशक तक भारतीय राजनीति को मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवाद के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया, जो भारत के विभाजन के लिए रास्ता तय कर रहा था। 70 हालांकि वे मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी सांप्रदायिक रणनीति के घोर आलोचक थे, पर उन्होंने तर्क दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक कर देना चाहिए और पाकिस्तान का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही देश का नेतृत्व करने के लिए जातीय राष्ट्रवाद के चलते देश के भीतर और अधिक हिंसा पनपेगी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक विभाजन के बारे में अपने विचार के पक्ष में ओटोमन साम्राज्य और चेकोस्लोवाकिया के विघटन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान की स्थापना के लिए पर्याप्त कारण मौजूद थे, और सुझाव दिया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच के मतभेद एक कम कठोर कदम से भी मिटाना संभव हो सकता था। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना चाहिए। कनाडा जैसे देशों में भी सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा से रहे हैं, पर आज भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक साथ रहते हैं, तो क्या हिंदू और मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते? उन्होंने चेताया कि 2 देश बनाने के समाधान का वास्तविक क्रियान्वयन अत्यंत कठिनाई भरा होगा।
विशाल जनसंख्या के स्थानांतरण के साथ सीमा विवाद की समस्या भी रहेगी। भारत की स्वतंत्रता के बाद होने वाली हिंसा को ध्यान में रख कर की गई यह भविष्यवाणी सही थी। 71 What कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। इस किताब के साथ आम्बेडकर ने गांधी और कांग्रेस दोनों पर अपने हमलों को तीखा कर दिया। उन्होंने उन पर धोंध करने का आरोप लगाया। 72 आम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में बदलते देखा। हालांकि 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। बाद में वह बंगाल, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी, वहां से संविधान सभा में चुने गए थे। 73 आम्बेडकर ने बॉम्बे उत्तर में से 1952 का पहला भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनके पूर्व सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से हार गए। 1952 में आम्बेडकर राज्यसभा के सदस्य बन गए। 1954 के उपचुनाव में फिर से लोकसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस पार्टी जीती। 1957 में दूसरे आम चुनाव के समय तक आम्बेडकर की निर्वाण मृत्यु हो गया था। आम्बेडकर 2 बार भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की संसद के सदस्य बने थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच था और उनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। 30 सितंबर 1956 को आम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके अनुयायियों और कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी के गठन की योजना बनाई। पार्टी की स्थापना के लिए 1 अक्टूबर 1957 को प्रेसिडेंसी की एक बैठक नागपुर में आयोजित की गई थी। इस बैठक में एन शिवराज, यशवंत आम्बेडकर, पीटी बोराले, ए.जी. पवार, दत्ता कट्टी, डी.ए. रूपवते उपस्थित थे। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और एन शिवराज को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आम्बेडकर ने अपनी पुस्तक हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे, के द्वारा हिंदू जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में सबसे नीची जाति यानी शूद्रों के अस्तित्व में आने की व्याख्या की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरह से अतिशूद्र अछूत शूद्रों से अलग हैं। 1948 में हु वेयर द शूद्रास की उत्तर कथा द अनटचेबल्स, ए थीसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी अछूत छुआछूत के मूल पर एक शोध में आम्बेडकर ने हिंदू धर्म को लताड़ा। कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद आम्बेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने आम्बेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में आम्बेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। आम्बेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। आम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर भारत को एक अच्छा देश बनाया। संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य टीटी कृष्णामाचारी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर की बात को बहुत ध्यान से सुना है। मैं इस संविधान की ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूं। उसी समय मुझे ये महसूस होता है कि इस समय हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के उद्देश्य से ध्यान देना आवश्यक था, वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया। सदन को शायद 7 सदस्यों की जानकारी है। आपके द्वारा नामित
एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया गया था। एक की मृत्यु हो गई थी और उसकी जगह कोई नहीं लिया गया था। एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया और एक अन्य व्यक्ति राज्य के मामलों में व्यस्त था और उस सीमा तक एक शून्य था। एक या दो लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारणों ने उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी। इसलिए अंततः ये हुआ कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉक्टर आम्बेडकर पर पड़ा और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उनके लिए आभारी हैं। इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि यह निस्संदेह सराहनीय है। और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में आम्बेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का वर्णन किया। भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने या इसकी उपलब्धि के लिए जरूरी स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयास में सीधे पहुंचे हैं। आम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आज़ादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। आम्बेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए आम्बेडकर ने कहा, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य काम करने लायक है, ये लचीला है पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। आम्बेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। बलराज माधोक ने कहा था कि आम्बेडकर ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बताया था, आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उसे आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उसे आपको अनाज की आपूर्ति करनी चाहिए और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव को सहमति देने के लिए मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात होंगी, ये कभी नहीं करेगा। फिर अब्दुल्ला ने नेहरू से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें गोपाल स्वामी अयंगार को निर्देशित किया, जिन्होंने बदले में वल्लभभाई पटेल से संपर्क किया और कहा कि नेहरू ने इसके का वादा किया था। अब्दुल्ला विशेष स्थिति पटेल द्वारा अनुच्छेद पारित किया गया, जबकि नेहरू एक विदेश दौरे पर थे। जिस दिन लेख चर्चा के लिए आया था, आम्बेडकर ने इस पर सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अन्य लेखों पर भाग लिया। सभी तर्क कृष्णा स्वामी अयंगार द्वारा किए गए थे। समान नागरिक संहिता मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों धर्म को इस विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार के रूप में दी जानी चाहिए ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से विधायिका को रोक सके। सबके बाद हम क्या कर रहे हैं के लिए इस स्वतंत्रता हमारे सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमें ये स्वतंत्रता हो रही है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरा है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं। वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे और कश्मीर के मामले में धारा 370 का विरोध करते थे। आम्बेडकर का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगत विचारों का देश होता, उसमें पर्सनल कानून की जगह नहीं होती। संविधान सभा में बहस के दौरान आम्बेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा प्रकट की। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल हिंदू संहिता विधेयक के मसौदे को रोके जाने के बाद आम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।
हिंदू कोड बिल द्वारा भारतीय महिलाओं को कई अधिकारों प्रदान करने की बात कही गई थी। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू, कैबिनेट और कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन किया, पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एवं वल्लभभाई पटेल समेत संसद सदस्यों की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ थी। अंबेडकर ने 1952 में बॉम्बे उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा, पर वह हार गए। इस चुनाव में अंबेडकर को 123,576 वोट तथा नारायण सडोबा काजोलकर को 138,137 वोटों का मतदान किया गया था। मार्च 1952 में उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और इसके बाद उनकी मृत्यु तक वो विदेश सदन के सदस्य रहे। में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर बल दिया। शरद पवार के अनुसार अंबेडकर के दर्शन ने सरकार को अपने खाद्य सुरक्षा लक्ष्य हासिल करने में मदद की। अंबेडकर ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की वकालत की, शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं को बुनियादी सुविधाओं के रूप में जोर दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन की वजह से हुए विकास के नुकसान की गणना की। 107 भारतीय रिजर्व बैंक। अंबेडकर को एक अर्थशास्त्री के तौर पर प्रशिक्षित किया गया था और 1921 तक एक पेशेवर अर्थशास्त्री बन चुके थे। जब वह एक राजनीतिक नेता बन गए तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर 3 विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें लिखीं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो गया। 1940 के दशक के अंत में भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने के बाद वह नींद के अभाव से पीड़ित थे। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं ले रहे थे। वह उपचार के लिए बॉम्बे मुंबई गए और वहां डॉक्टर शारदा कबीर से मिले, जिनके साथ उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवाह किया था। डॉक्टरों ने एक ऐसे जीवन साथी की सिफारिश की जो एक अच्छा खाना पकाने वाली हो और उनकी देखभाल करने के लिए चिकित्सा ज्ञान हो। डॉक्टर शारदा कबीर ने विवाह के पश्चात सविता अंबेडकर नाम अपनाया और उनके बाकी जीवन में उनकी देखभाल की। सविता अंबेडकर, जिन्हें माई या माई साहेब कहा जाता था, का 29 मई 2003 को नई दिल्ली के मेहरौली में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सन 1950 के दशक में भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका तब सिलोन गए। पुणे के पास एक नया बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ही यह समाप्त होगी वो औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 1954 में अंबेडकर ने म्यांमार का 2 बार दौरा किया। दूसरी बार वो रंगून में तीसरे विश्व बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 में पूरा किया। यह उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1957 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में अंबेडकर ने लिखा है कि मैं बुद्ध के धम्म को सबसे अच्छा मानता हूँ। इससे किसी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती है। यदि एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है उसका धर्म कोई होना चाहिए, तो वह धर्म केवल बौद्ध धर्म ही हो सकता है। सभी धर्मों के घनिष्ठ अध्ययन के 25 वर्षों के बाद ये दृढ़ विश्वास मेरे बीच बढ़ गया है। शरण जा रहा हूँ। मैं प्रचलित बौद्ध पंथों से तटस्थ हूँ। मैं जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ वह नव बौद्ध धर्म या नवयान है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह का आयोजन किया।
प्रथम डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी पत्नी सविता एवं कुछ सहयोगियों के साथ भिक्षु महास्वीर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं देते हुए नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी व उनका का परिवार कबीर साहिब जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित था तथा कबीर साहिब जी के ज्ञान को आधार बनाकर जीवन जीते थे। कबीर परमेश्वर जी ने पाखंडवाद तथा सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद, गलत धार्मिक मान्यताएं, जीव हिंसा, नशाखोरी आदि को दूर किया। वे देवताओं के संजाल को तोड़कर एक ऐसे मुक्त मनुष्य की कल्पना कर रहे थे जो धार्मिक तो हो लेकिन गैर बराबरी को जीवन मूल्य न माने। हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जा सके इसलिए आम्बेडकर ने अपने बौद्ध अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं स्वयं निर्धारित की जो बौद्ध धर्म के दर्शन का ही एक सार है। ये प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में अविश्वास, अवतारवाद के खंडन, श्राद्ध तर्पण, पिंडदान के परित्याग, बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों में विश्वास, ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह न भाग लेने, मनुष्य की समानता में विश्वास, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण, प्राणियों के प्रति दयालुता, चोरी न करने, झूठ न बोलने, शराब के सेवन न करने, असमानता पर आधारित हिंदू धर्म का त्याग करने और बौद्ध धर्म को अपनाने से संबंधित लेकर आम्बेडकर और उनके समर्थकों ने विषमतावादी हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन की स्पष्ट निंदा की और उसे त्याग दिया। आम्बेडकर ने दूसरे दिन 15 अक्टूबर को फिर वहां अपने 2 से 3 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये वह अनुयायी थे जो 14 अक्टूबर के समारोह में नहीं पहुंच पाए थे या देर से पहुंचे थे। आम्बेडकर ने नागपुर में करीब 8 लाख लोगों बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, इसलिए ये भूमि दीक्षा भूमि नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरे दिन 16 अक्टूबर को आम्बेडकर चंद्रपुर गए और वहां भी उन्होंने करीब 3 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस तरह केवल 3 दिन में आम्बेडकर ने स्वयं 11 लाख से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर विश्व के बौद्धों की संख्या 11 लाख बढ़ा दी और भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। इस घटना से कई लोगों एवं बौद्ध देशों में से अभिनंदन प्राप्त हुए। इसके बाद वे नेपाल में चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू गए। वहां वह काठमांडू शहर की दलित बस्तियों में गए थे। नेपाल का आम्बेडकरवादी आंदोलन दलित नेताओं द्वारा संचालित किया जाता है तथा नेपाल के अधिकांश दलित नेता यह मानते हैं कि आम्बेडकर का दर्शन ही जातिगत भेदभाव को मिटाने में सक्षम है। उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और कार्ल मार्क्स को 2 दिसंबर 1956 को पूरा किया। आम्बेडकर के दादा का नाम मालोजी सकपाल था तथा पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। 1896 में आम्बेडकर जब 5 वर्ष के थे तब उनकी मां की मृत्यु हुई थी, इसलिए उन्हें बुआ मीराबाई संभाला था जो उनके पिता की बड़ी बहन थी। मीराबाई के कहने पर रामजी ने जीजाबाई से पुनर्विवाह किया ताकि बालक भीमराव को मां का प्यार मिल सके। बालक भीमराव जब 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे तब उनकी शादी रमाबाई से हुई। रमाबाई और भीमराव को 5 बच्चे भी हुए जिनमें 4 पुत्र यशवंत, रमेश, गंगाधर, राजरत्न और एक पुत्री इंदु थी। किंतु यशवंत को छोड़कर सभी संतानों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। प्रकाश, रमाबाई, आनंदराज तथा भीमराव ये चारों यशवंत आम्बेडकर की संतानें हैं। गुरु और उपास्य देवता। आम्बेडकर ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्यों से सफल बना है। उन्होंने जिन 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना उसमें उनके पहले गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे थे संत कबीर और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले थे। उनके 3 उपास्य देवता थे ज्ञान, स्वाभिमान और शील। भीमराव अंबेडकर के विचार। जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा का महत्व अपार है। ज्ञान शक्ति सबसे महान है। धर्म तो इसे सिखाता है कि कैसे जीना है, लेकिन सामाजिक विज्ञान ये सिखाता है कि कैसे धर्म को बनाए रखना है। धर्म एक होने पर भारत एक हो सकता है, नहीं तो नहीं। मैं भारतीय संविधान में अपने देशवासियों के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए बहुत प्रेरित हूँ। उत्तम परिणाम उत्तम प्रयासों से होते हैं। जो समाज में अपमानित है वह वास्तविक देशभक्त नहीं हो सकता। आम्बेडकर की विचारधारा तथा दर्शन है।
स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय आम्बेडकरवाद के सिद्धांत हैं। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रचार, भारतीय संविधान में निहित अधिकारों तथा मौलिक हकों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जातिमुक्त समाज की रचना और भारत देश प्रगति यह प्रमुख उद्देश्य शामिल हैं। आम्बेडकरवाद सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विचारधारा हैं। पुस्तकें व अन्य रचनाएं। भीमराव आम्बेडकर प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक थे। आम्बेडकर को पढ़ने में बहुत रुचि थी तथा वे लेखन में भी रुचि रखते थे। इसके चलते उन्होंने मुंबई के अपने घर राजगृह में ही एक समृद्ध ग्रंथालय का निर्माण किया था, जिसमें उनकी 50,000 से भी अधिक किताबें थीं। अपने लेखन द्वारा उन्होंने दलितों व देश की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखे हुए महत्वपूर्ण ग्रंथों में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म, कास्ट इन इंडिया, हु वेयर द शूद्राज, रिडल्स इन हिंदुइज्म आदि शामिल हैं। 32 किताबें और मोनोग्राफ, 22 पूर्ण तथा 10 अधूरी किताबें, 10 ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य, 10 अनुसंधान दस्तावेज, लेखों और पुस्तकों की समीक्षा एवं 10 प्रस्तावना और भविष्यवाणियां, इतनी सारी उनकी अंग्रेजी भाषा की रचनाएं हैं। 145 उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें मराठी मातृभाषा, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली ये भाषाएं शामिल है। 146 आम्बेडकर ने अपने समकालीन सभी राजनेताओं की तुलना में सबसे अधिक लेखन किया है। 147 उन्होंने अधिकांश लेखन अंग्रेजी में किया है। सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त होने के साथ ही उनके द्वारा रचित अनेकों किताबें, निबंध, लेख एवं भाषणों का बड़ा संग्रह लेखन अंग्रेजी में किया है। सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त होने के साथ ही उनके द्वारा रचित अनेकों किताबें, निबंध, लेख एवं भाषणों का बड़ा संग्रह है। वे असामान्य प्रतिभा के धनी थे। उनके साहित्यिक रचनाओं को उनके विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण और विद्वता के लिए जाना जाता है, जिनमें उनकी दूरदृष्टि और अपने समय के आगे की सोच की झलक मिलती है। आम्बेडकर के ग्रंथ भारत सहित पूरे विश्व में बहुत पढ़े जाते हैं। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, यह उनका ग्रंथ भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है तथा बौद्ध देशों में महत्वपूर्ण है। उनके D.Sc. प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन से भारत के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने बाबा साहेब आम्बेडकर के संपूर्ण साहित्य को कई खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई है और उसके लिए 15 मार्च 1976 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मटीरियल पब्लिकेशन कमेटी की स्थापना की। इसके अंतर्गत 2019 तक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज नाम से 22 खंड अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए जा चुके हैं और इनकी पृष्ठ संख्या 15,000 से भी अधिक है। इस योजना के पहले खंड का प्रकाशन आम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल 1979 को हुआ। इन 22 वॉल्यूम्स में वॉल्यूम 14 2 भागों में, वॉल्यूम 17 3 भागों में, वॉल्यूम 18 3 भागों में व संदर्भ ग्रंथ 2 हैं, यानी कुल 29 किताबें प्रकाशित हैं। 1987 से उनका मराठी अनुवाद करने का काम ने शुरू किया गया है, किंतु ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के खंडों के महत्व एवं लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डॉक्टर आम्बेडकर प्रतिष्ठान ने इस खंडों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने की योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत अभी तक बाबा साहेब डा. आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंड हिंदी भाषा में प्रकाशित किए जा चुके हैं। यह 21 हिंदी खंड महज 10 अंग्रेजी खंडों का अनुवाद हैं। इन हिंदी खंडों के कई संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। आम्बेडकर का संपूर्ण लेखन साहित्य महाराष्ट्र सरकार के पास है, जिसमें से उनका आधे से अधिक साहित्य अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। उनके अप्रकाशित साहित्य से 45 से अधिक खंड बन सकते हैं। ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य ऑन फ्रेंचाइज एंड फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज मताधिकार एवं निर्वाचन क्षेत्र बनाने के संदर्भ में 1919
स्टेटमेंट ऑफ एविडेंस टू द रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा के दिया गया शाही आयुक्तालय को साक्ष्य का बयान 1926। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, शोषित वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर दिया गया बयान मई 29, 1928। स्टेट ऑफ एजुकेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी में पिछड़े वर्गों में शिक्षा के स्तर के संबंध में 1928। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी सरकार का संविधान मई 17, 1929। A scheme of political safeguards for the protection of the depressed in the future constitution of a self-governing India, भविष्य के स्वशासित भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए राजनीतिक प्रतिरक्षण की योजना 1930। The claims of the depressed classes for special representation, पिछड़े वर्गों के विशेष प्रतिनिधित्व की मांग 1931। फ्रैंचाइज एंड टेस्ट्स ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की परख और विशेषाधिकार 1932। द क्रिप्स प्रपोजल्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट, संवैधानिक प्रगति पर क्रिप्स प्रस्ताव जुलाई 18, 1942। ग्रीवेंसेस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स, अनुसूचित जातियों की शिकायतें अक्टूबर 29, 1942। अनुसंधान दस्तावेज, लेख और पुस्तकों की समीक्षा। कॉस्ट्स इन इंडिया, देयर जीनियस, मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट 1918। मिस्टर रसेल एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी 1918। स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1918। करेंसी एंड एक्सचेंजेस 1925। द प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन करेंसी, अप्रैल 1925। रिपोर्ट ऑफ टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी, कराधान जांच समिति की रिपोर्ट 1926। थॉट्स ऑन द रिफॉर्म ऑफ लीगल एजुकेशन इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी में न्यायिक शिक्षा में सुधार पर विचार 1936। राइजिंग एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमन 1950। नीड फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, नीड फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, नियंत्रणों और संतुलनों की आवश्यकता, नवंबर 1956। प्रस्तावना और भविष्यवाणियां। फॉरवर्ड टू अनटचेबल वर्कर्स ऑफ बॉम्बे सिटी, अनटचेबल वर्कर्स ऑफ बॉम्बे सिटी की प्रस्तावना 1938। फॉरवर्ड टू कमोडिटी एक्सचेंज पुस्तक, कमोडिटी एक्सचेंज की प्रस्तावना 1947। प्रेफेस टू द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म पुस्तक, द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म की भूमिका 1948। फॉरवर्ड टू सोशल इंश्योरेंस एंड इंडिया, सोशल इंश्योरेंस एंड इंडिया की प्रस्तावना 1948। प्रेफेस टू राष्ट्र रक्षक वैदिक साधन पुस्तक, राष्ट्र रक्षा के वैदिक साधन की भूमिका 1948। आम्बेडकर एक सफल पत्रकार एवं प्रभावी संपादक थे। अखबारों के माध्यम से समाज में उन्नति होगी, इस पर उन्हें विश्वास था। वह आंदोलन में अखबार को बेहद महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने शोषित एवं दलित समाज में जागृति लाने के लिए कई पत्र एवं 5 पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन किया। इनसे उनके दलित आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिली। 155 उन्होंने कहा है कि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए अखबार की आवश्यकता होती है। अगर आंदोलन का कोई अखबार नहीं है तो उस आंदोलन की हालत पंख टूटे हुए पंछी की तरह होती है। डॉक्टर आम्बेडकर ही दलित पत्रकारिता के आधार स्तंभ हैं, क्योंकि वे दलित पत्रकारिता के प्रथम संपादक, संस्थापक एवं प्रकाशक हैं। 156 डॉक्टर आम्बेडकर ने सभी पत्र मराठी भाषा में ही प्रकाशित किए, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र था और मराठी वहां की जनभाषा है। और उस समय महाराष्ट्र की शोषित एवं दलित जनता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो केवल मराठी ही समझ पाती थी। कई दशकों तक उन्होंने 5 मराठी पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें मूकनायक 1920, जनता 1930, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928 एवं प्रबुद्ध भारत 1956 सम्मिलित हैं। इन 5 पत्रों में बाबा साहब आम्बेडकर देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। 157, 158, 159, 160 साहित्यकार व विचारक गंगाधर पांतावने ने 1987 में भारत में पहली बार आम्बेडकर की पत्रकारिता पर पीएचडी के लिए शोध प्रबंध लिखा। उसमें पांतावने ने आम्बेडकर के बारे में लिखा है कि इस मूकनायक ने बहिष्कृत भारत के लोगों को प्रबुद्ध भारत में लाया। बाबा साहब एक महान पत्रकार थे। 1920 को बाबा साहब ने अछूतों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को प्रकट करने के लिए मूकनायक नामक अपना पहला मराठी पाक्षिक पत्र शुरू किया।
इसके संपादक आम्बेडकर व पांडुराम नंदराम भटकर थे। इस अखबार के शीर्ष भागों पर संत तुकाराम के वचन थे। इसके लिए कोल्हापुर संस्थान के छत्रपति शाहू महाराज द्वारा 25,000 रुपये की आर्थिक मदद भी मिली थी। मूक नायक सभी प्रकार से मूक दलितों की ही आवाज थी, जिसमें उनकी पीड़ाएं बोलती थीं। इस पत्र ने दलितों में एक नई चेतना का संचार किया गया तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए आंदोलित होने को उकसाया। आम्बेडकर पाई के लिए विलायत गए और यह पत्र आर्थिक अभावों के चलते 1923 में बंद पड़ गया, लेकिन एक चेतना की लहर दौड़ाने के अपने उद्देश्य में कामयाब रहा। मूकनायक के बंद हो जाने के बाद कम समय में आम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1924 को दूसरा मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत निकाला। इसका संपादन डॉक्टर आम्बेडकर खुद करते थे। ये पत्र बॉम्बे से प्रकाशित होता था। इसके माध्यम से वे अछूत समाज की समस्याओं और शिकायतों को सामने लाने का कार्य करते थे तथा साथ ही साथ अपने आलोचकों को जवाब भी देने का कार्य करते थे। इस पत्र के एक संपादकीय में उन्होंने लिखा कि यदि बाल गंगाधर तिलक अछूतों के बीच पैदा होते तो यह नारा नहीं लगाते कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि वह ये कहते कि छुआछूत का उन्मूलन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पत्र ने भी दलित जागृति का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस अखबार के शीर्ष भागों पर संत ज्ञानेश्वर के वचन थे। इस पाक्षिक के कुल 34 अंक निकाले गए। आर्थिक कठिनाइयों कारण ये नवंबर 1929 को बंद हो गया। 29 जून 1928 में आम्बेडकर ने समता, हिंदी, समानता पत्र शुरू किया। ये पत्र डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा समाज सुधार हेतु स्थापित संस्था समाज समता संघ समता सैनिक दल का मुखपत्र था। इसके संपादक के तौर पर आम्बेडकर ने देवराव विष्णु नाइक को नियुक्त किया था। बंद होने के बाद आम्बेडकर ने इसका पुनः प्रकाशन जनता के नाम से किया। 24 फरवरी 1930 को इस पाक्षिक का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 31 अक्टूबर को 1930 ये साप्ताहिक बन गया। 1944 में बाबा साहेब ने इसमें अमी शासन करती जमात बिन्नार हिंदी हम शासक कौम बनेंगे इस शीर्षक से प्रसिद्ध लेख लिखा। इस पत्र के माध्यम से आम्बेडकर ने दलित समस्याओं को उठाने का बखूबी कार्य किया। फरवरी 1956 तक यानी कुल 26 साल तक ये पत्र चलता रहा। प्रबुद्ध भारत आम्बेडकर ने 5वीं बार 4 फरवरी 1956 को प्रबुद्ध भारत शुरू किया। जनता पत्र का नाम बदलकर उन्होंने प्रबुद्ध भारत कर दिया था। इस पत्र के मुख्य शीर्ष पर अखिल भारतीय दलित फेडरेशन का मुखपत्र छपता था। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद यह पाक्षिक बंद हुआ। 11 अप्रैल 2017 को महात्मा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहेब के पौत्र प्रकाश आम्बेडकर ने प्रबुद्ध भारत को नए सिरे से शुरू करने की घोषणा की और 10 मई 2017 को इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ एवं ये पाक्षिक शुरू हुआ। प्रभाव और विरासत आम्बेडकर की एक सामाजिक राजनीतिक सुधारक के रूप में विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा असर हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों को पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सम्मानित किया जाता है। उनकी पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है और आज जिस तरह से भारत सामाजिक आर्थिक नीतियों और कानूनी प्रोत्साहनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक नीतियों, शिक्षा और सकारात्मक कार्रवाई में दिख रहा है, उसे बदल दिया है। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उनकी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की। उन्होंने आज़ादी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ज्यादा विश्वास किया और जातिरहित समाज की आलोचना की। हिंदू धर्म को जाति व्यवस्था की नींव होने के उनके आरोपों ने उन्हें सनातनी हिंदुओं के बीच विवादास्पद और अलोकप्रिय बनाया। बौद्ध धर्म के उनके रूपांतरण ने भारत और विदेशों में बौद्ध दर्शन के हित में पुनरुत्थान की शुरुआत हुई। इन अखबारों द्वारा बाबा साहेब ने अपने विचारों से स्पृश्यमानी अछूत को जागृत किया, जिससे दलितों की सोच व जीवन में परिवर्तन आया। सितंबर-अक्टूबर 1927 में आम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा और बाद में भारतीय लोगों द्वारा आम्बेडकर को आदर एवं सम्मान से बाबा साहब मराठी बाबा साहेब कहा जाता है, जो एक मराठी वाक्यांश है जिसका अर्थ पिता साहब, क्योंकि लाखों भारतीय उन्हें महानतम मुक्तिदाता मानते हैं। आम्बेडकर को भीम के नाम से भी जाना जाता है।
इस नाम का उपयोग भीम जन्मभूमि, भीम जयंती, जय भीम, भीम स्तंभ, भीम गीत, भीम ध्वज, भीम आर्मी, भीम नगर, भीम ऐप, भीम सैनिक, भीम गर्जना आदि में किया जाता है। कई सार्वजनिक संस्थानों एवं 12 विश्वविद्यालयों के नाम उनके सम्मान में रखे गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, डॉक्टर आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर BR आम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर, आम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली का नाम भी उनके सम्मान में है। उनके नाम पर कई सारे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संसद भवन में आम्बेडकर का एक बड़ा आधिकारिक तैलचित्र प्रदर्शित है। 2004 में अपने विश्वविद्यालय की स्थापना 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इस दिवस को विशेष रूप से मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में पढ़ चुके शीर्ष के 100 बुद्धिमान विद्यार्थियों की कोलंबियन हेड्स ऑफ देयर टाइम नामक सूची बनाई, जिन्होंने दुनिया में अपने अपने क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। जब ये सूची प्रकाशित कराई गई तो उसमें पहला नाम था भीमराव आम्बेडकर था तथा उनका उल्लेख आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किया गया। आम्बेडकर को सबसे अधिक बुद्धिमान विद्यार्थी यानी पहले कोलंबियन हेड ऑफ देयर टाइम के रूप में घोषित किया गया और CNN IBN द्वारा 2012 में आयोजित एक चुनाव सर्वेक्षण द ग्रेटेस्ट इंडियन महानतम भारतीय में सर्वाधिक वोट दिए गए थे। लगभग 2 करोड़ वोट डाले गए थे। इस पहल के शुभारंभ के बाद से उन्हें सबसे लोकप्रिय भारतीय व्यक्ति बताया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हिंदू समाज की सभी दमनकारी प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक थे। अर्थशास्त्र में उनकी भूमिका के कारण एक उल्लेखनीय भारतीय अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव ने कहा है कि आम्बेडकर सभी समय के उच्चतम शिक्षित भारतीय अर्थशास्त्री थे। 2007 में दिए गए एक व्याख्यान में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आम्बेडकर की गुरुता को स्वीकारते हुए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि आम्बेडकर अर्थशास्त्र विषय में मेरे पिता हैं। वे दलितों शोषितों के सच्चे और जाने माने महानायक हैं। उन्हें आज तक जो भी मान सम्मान मिला है वे उससे कहीं ज्यादा के अधिकारी हैं। भारत में वे अत्यधिक विवादित हैं। हालांकि उनके जीवन और व्यक्तित्व में विवाद योग्य कुछ भी नहीं है। जो उनकी आलोचना में कहा जाता है वो वास्तविकता के एकदम परे हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान बेहद शानदार है। एक आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश ने टिप्पणी की, मैंने उन लोगों को देखा है जो हिंदू कानून की सबसे निचली श्रेणी शूद्र अछूतों में पैदा हुए हैं, किंतु वे बहुत बुद्धिमान हैं। जब भारत स्वतंत्र हो गया और जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक व्यक्ति शूद्र थे। कानून के मुताबिक उनकी बुद्धि के बर कोई नहीं था, वह एक विश्व प्रसिद्ध प्राधिकरण थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2010 में भारतीय संसद को संबोधित करते हुए दलित नेता डॉक्टर BR आम्बेडकर को महान और सम्मानित मानवाधिकार चैंपियन और भारत के संविधान के मुख्य लेखक के रूप में संबोधित किया। इतिहासविद रामचंद्र गुहा उन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं। आम्बेडकर के राजनीतिक दर्शन ने बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों, प्रकाशनों और श्रमिक संघों को जन्म दिया है जो पूरे भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र में सक्रिय हैं। बौद्ध धर्म के बारे में उनकी पदोन्नति से भारतीय आबादी के बड़े वर्गों के बीच में बौद्ध दर्शन में रुचि बढ़ गई है। आधुनिक समय में मानवाधिकार कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्मांतरण समारोह आयोजित कर आम्बेडकर के नागपुर 1956 के धर्मांतरण समारोह का अनुकरण करते हैं। ज्यादातर भारतीय बौद्ध, विशेष रूप से नवयान के अनुयायी उन्हें बोधिसत्व और मैत्रेय के रूप में मानते हैं, हालांकि उन्होंने कभी स्वयं का ये दावा नहीं किया। भारत के बाहर 1990 के उत्तरार्ध के दौरान कुछ हंगरियन रोमानी लोगों ने अपनी स्थिति और भारत के दलित लोगों के बीच समानताएं खींची। आम्बेडकर से प्रेरित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तित होना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने हंगरी में डॉक्टर आम्बेडकर हाई स्कूल नामक 3 विद्यालय भी शुरू किए हैं, जिसमें एक में 6 दिसंबर 2016 को आम्बेडकर का स्टैच्यू भी स्थापित किया गया, जो हंगरी के जय भीम नेटवर्क ने भेंट दिया था। भारत के साथ नेपाल के दलित लोग व नेता आम्बेडकर को मुक्तिदाता मानते हैं।
साथ ही वे यह मानते हैं कि अम्बेडकर का दर्शन ही जातिगत भेदभाव को मिटाने में सक्षम है। जापान के बुराकुमिन समुदाय के नेता अम्बेडकर के दर्शन को बुराकुमिन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चिचोली गांव में डॉक्टर अम्बेडकर वस्तु संग्रहालय शांतिवन में अम्बेडकर के निजी उपयोग की वस्तुएं रखी हैं। अम्बेडकर को स्मरण करने वाली मूर्तियां और स्मारक पूरे भारत में फैले हुए हैं, साथ ही साथ कई विदेशों में भी हैं। अम्बेडकर भारत के सबसे पूजनीय नेता हैं। उनकी मूर्ति भारत के हर कस्बे, गांव, शहर, चौराहे, रेलवे स्टेशन और पार्कों में भारी संख्या में लगी हैं। उनको आमतौर पर पश्चिमी सूट और टाई के साथ सामने वाली जेब में एक कलम और बाहों में भारतीय संविधान की किताब लिए और चश्मा लगाए एक गठीले इंसान के रूप में विश्व भर में चित्रित किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन एवं जापान में भी उनकी ऊंची मूर्तियां स्थापित हैं। 2015 में मुंबई में स्थित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक नामक एक भव्य स्मारक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसमें अम्बेडकर की 450 जन्मदिवस अम्बेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को एक बड़े उत्सव के रूप में भारत भर में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के बौद्धों के लिए ये सबसे बड़ा त्योहार है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अम्बेडकर जयंती को ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बहुज्ञ डॉक्टर अम्बेडकर को ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता है। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। नई दिल्ली संसद में उनकी मूर्ति पर हर वर्ष भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं सहित द्वारा सम्माननीय श्रद्धांजलि दिया करते हैं। बौद्ध, दलित एवं अन्य अम्बेडकरवादी लोग अपने घर में उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने रखकर भगवान की तरह उनको अभिवादन करते हैं। इस दिन उनकी प्रतिमा को सामने रख लोग परेड करते हैं। वो लोग ढोल बजाकर नृत्य का भी आनंद लेते हैं। भारत के अलावा विश्व के 65 से अधिक देशों में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। सन 2016 में अम्बेडकर की 125वीं जयंती 102 देशों में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में मनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें विश्व का प्रणेता कहा था। संयुक्त राष्ट्र 2016 से अम्बेडकर जयंती मना रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पहली जयंती सदाशिव रणपिसे द्वारा 14 अप्रैल 1928 को पुणे में मनाई गई थी। रणपिसे आम्बेडकर के अनुयायी थे। उन्होंने आम्बेडकर जयंती की प्रथा शुरू की और इस अवसरों पर बाबा साहेब की प्रतिमा हाथी के अंबारी में रखकर रथ से तथा ऊंट के ऊपर कई रैलियां निकाली थी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अम्बेडकर का स्कूल प्रवेश दिवस 7 नवंबर विद्यार्थी दिवस घोषित किया है। राज्य की प्रत्येक स्कूल और जूनियर कॉलेजों में ये दिवस मनाया जाता है। क्योंकि प्रकांड विद्वान होते हुए भी अम्बेडकर जन्मभर विद्यार्थी बनकर ही रहे। इस दिन महाराष्ट्र के सभी विद्यालयों एवं कनिष्ठ महाविद्यालयों में अम्बेडकर के जीवन पर आधारित व्याख्यान, निबंध, प्रतियोगिताएं, क्विज कॉम्पिटिशन, कविता पाठ सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। के सम्मान में भारतीय संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहला औपचारिक संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया है। जय भीम यह अम्बेडकरवादी लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक अभिवादन वाक्यांश है। जय भीम का अर्थ होता है भीमराव अम्बेडकर की जीत हो या भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। ये वाक्यांश अम्बेडकर के एक अनुयायी बाबू एल.एन. लक्ष्मणराव नगराथे हरदास द्वारा गढ़ा गया था। बाबू हरदास ने भीम विजय संघ के श्रमिकों की मदद से अभिवादन के इस तरीके को बढ़ावा दिया। नीला रंग अम्बेडकर का एक प्रतीक है। अम्बेडकर को नीला रंग प्रिय था क्योंकि वह समानता प्रतीक है तथा नीला आकाश का रंग है जो कि उसकी व्यापकता को दर्शाता है। अम्बेडकर का भी यही विजन था और निजी जीवन में भी वह इसका खासा इस्तेमाल करते थे। बाबा साहब की प्रतिमा हमेशा नीले रंग के कोट में दिखती है। 1942 में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पार्टी की स्थापना की थी।
उस पार्टी के झंडे का रंग नीला था और उसके मध्य में अशोक चक्र स्थित था। इसके बाद 1956 में जब पुरानी पार्टी को खत्म कर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया तो इसमें भी इसी नीले रंग के झंडे का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये रंग महाराष्ट्र के सबसे बड़े दलित वर्ग महार के झंडे से लिया। अब ये बौद्ध धर्म का अशोक चक्र वाला यह नीला झंडा आम्बेडकर का प्रतीक चिन्ह बन चुका है। बाद में भारत बहुजन महासंघ, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य सभी आम्बेडकरवादी संगठनों तथा पार्टियों ने भी इसी रंग को अपनाया और इस तरह यह आम्बेडकरवादी बौद्धों, नवबौद्धों तथा दलितों के प्रतिरोध, संघर्ष और अस्मिता का प्रतीक बन गया। बौद्ध एवं दलित हर मौके पर नीला रंग तथा नीला झंडे का इस्तेमाल करते हैं। अनचालेबिलिटी भीमायन, छुआछूत का अनुभव, ये पारदन गोंड कलाकार दुर्गाबाई व्याम और सुभाष व्याम और लेखकों श्रीविद नटराजन और एस आनंद द्वारा निर्मित आम्बेडकर की एक ग्राफिक जीवनी है। इस पुस्तक में आम्बेडकर द्वारा बचपन से वयस्कता तक छुआछूत के अनुभवों को दर्शाया गया है। CNN ने इसे शीर्ष 5 राजनीतिक कॉमिक किताबों में से एक नाम दिया। 1920 के दशक में लंदन में छात्र के रूप में रहने वाले आम्बेडकर जिस मकान में रहे वो 3 मंजिला घर महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक संग्रहालय में परिवर्तित कर उसे अंतर्राष्ट्रीय आम्बेडकर मेमोरियल में बदल दिया गया है। इसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 नवंबर 2015 को हुआ है। लखनऊ में आम्बेडकर पार्क उनकी याद में समर्पित है। चैत्य में उनकी जीवनी दिखाते हुए स्मारक हैं। लखनऊ के आम्बेडकर स्मारक में अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा, इस पर मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है, ये वचन अंकित है। वाशिंगटन DC के लिंकन स्मारक में अब्राहम लिंकन की मूर्ति पर ये आम्बेडकर की मूर्ति बनी है। भारतीय डाक ने 1966, 1973, 1991, 2001 और 2013 में उनके जन्मदिन को समर्पित डाक टिकट जारी किए और 2009, 2015, 2016 और 2017 में उन्हें अन्य टिकटों पर चित्रित किया। गूगल ने 14 अप्रैल 2015 को अपने होम पेज डूडल के माध्यम से आम्बेडकर के 124वें जन्मदिन का जश्न मनाया था। ये डूडल भारत, अर्जेंटीना, चिली, आयरलैंड, पेरू, पोलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम में दिखाया गया था। 1990 में भारत सरकार ने आम्बेडकर की 100वीं जयंती मनाने के लिए उनके सम्मान में ₹1 का सिक्का जारी किया था। आम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 10 रुपये और ₹125 के सिक्के 2015 में प्रचलन के लिए जारी किए गए थे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आम्बेडकर के जीवन, कार्य और दर्शन को विदेशों में प्रस्तुत करने के वास्ते एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का निर्णय लिया है। फिल्म का शीर्षक होगा मूक नायक, जो कि आम्बेडकर के पहले अखबार का नाम था। इस फिल्म का निर्माण ऑल टाइम प्रोडक्शंस नामक एक निजी कंपनी करेगी। ऑल टाइम प्रोडक्शंस बयान के अनुसार नायकों और प्रतीकों को ढूंढती वर्तमान दुनिया में आम्बेडकर की कहानी रहस्यपूर्ण है, विदेशों में एक तरह से अनकही और भारत में ठीक से नहीं समझी गई। 1990 में आम्बेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को सविता आम्बेडकर ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण द्वारा आम्बेडकर के 99वें जन्मदिवस 14 अप्रैल 1990 को स्वीकार किया था। ये पुरस्कार समारोह राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल, अशोक हॉल में आयोजित किया गया था। डॉक्टर ऑफ लॉज LLD 1952, कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर D.Litt 1953, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, भारत। समर्पित स्मारक और संग्रहालय। आम्बेडकर के स्मरण में विश्व भर में कई वास्तु स्मारक एवं संग्रहालय बनाए गए हैं। कई स्मारक ऐतिहासिक रूप से उनके जुड़े हैं तथा संग्रहालयों में उनकी विभिन्न चीजों का संग्रह है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वस्तु संग्रहालय, शांतिवन, चिचोली गांव, नागपुर जिला, इसमें आम्बेडकर के निजी उपयोग की वस्तुएं रखी हैं। डॉक्टर आम्बेडकर मणिमंडपम, चेन्नई। आम्बेडकर मेमोरियल पार्क, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भीम जन्मभूमि, डॉक्टर आम्बेडकर नगर, महू, मध्य प्रदेश, आम्बेडकर की जन्मस्थली। डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली।
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन, महाराष्ट्र राज्य के करीब हर जिले में बनी सरकारी वास्तु। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर मेमोरियल पार्क, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर स्मृति वनम, अमरावती, आंध्र प्रदेश। यहाँ आम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनने वाली है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, मुंबई, महाराष्ट्र। यहाँ आम्बेडकर की 450 फीट ऊंची प्रतिमा बनने वाली है। चैत्यभूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। आम्बेडकर की समाधि स्थली, भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा, कोयासन विश्वविद्यालय, जापान। डॉक्टर भीमराव के दशक में आम्बेडकर विदेश में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया। उस वक्त महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आज़ादी के आंदोलन शुरू कर दिया था। 14 अगस्त 1931 को आम्बेडकर और गांधी की पहली मुलाकात बम्बई के मणि भवन में हुई थी। उस वक्त तक गांधी को यह मालूम नहीं था कि आम्बेडकर स्वयं एक कथित अस्पृश्य हैं। वो उन्हें अपनी ही तरह का एक समाज सुधारक, सवर्ण या ब्राह्मण नेता समझते थे। गांधी को यही बताया गया था कि आम्बेडकर ने विदेश में पढ़ाई कर ऊंची डिग्रियां हासिल की हैं और वे पीएचडी हैं। दलितों की स्थिति में सुधार को लेकर उतावले हैं और हमेशा गांधी व कांग्रेस की आलोचना करते रहते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आम्बेडकर की दलीलों के बारे में जानकर गांधी विश्वास हो चला था कि यह पश्चिमी शिक्षा और चिंतन में पूरी तरह ढल चुका कोई आधुनिकतावादी युवक है, जो भारतीय समाज को भी यूरोपीय नजरिए से देख रहा है। जब गांधी की हत्या हुई थी तो घटनास्थल पर पहुंचने वालों में सबसे पहले व्यक्ति आम्बेडकर ही थे और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वे बहुत देर तक वहां रुके थे। 1935 में जब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने और सामूहिक धर्मांतरण करने की घोषणा दी, तो 4 मार्च 1936 को गुजरात के सावली गांव के एक कार्यक्रम में जमनालाल बजाज ने इस पर गांधी की राय पूछी। गांधी ने कहा, डॉक्टर आम्बेडकर की जगह अगर मैं होता तो मुझे भी इतना ही क्रोध आता। उस स्थिति में रहकर शायद मैं अहिंसावादी नहीं बनता। डॉक्टर आम्बेडकर जो कुछ करे हमें नम्रता से सहना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि हरिजनों की सेवा इसी में है। अगर वे सचमुच हमें जूतों से मारे तो भी हमें सहन करना चाहिए, पर उनसे डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर की कदमबोसी करके उन्हें समझाने की भी जरूरत नहीं है, इससे कुसेवा होगी। वे या अन्य हरिजन जो हिंदू धर्म में विश्वास न रखते हों, वह यदि धर्मांतर करे तो वह भी हमारी शुद्धि का ही कारण होगा। हम इसी योग्य हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो। डॉक्टर संबोधन का इस्तेमाल करते थे तथा आम्बेडकर गांधी को मिस्टर गांधी कहते थे। 1930 और 1940 के दशकों में आम्बेडकर ने गांधी की तीखी आलोचना की। उनका विचार था कि सफाई कर्मचारियों के उत्थान का गांधीवादी रास्ता कृपादृष्टि और नीचा दिखाने वाला है। गांधी अस्पृश्यता के दाग को हटाकर हिंदुत्व को शुद्ध करना चाहते थे। दूसरी ओर आम्बेडकर ने हिंदुत्व को ही खारिज कर दिया था। उनका विचार था कि यदि दलित समान नागरिक की हैसियत पाना चाहते हैं तो उन्हें किसी दूसरी आस्था को अपनाना पड़ेगा। आम्बेडकर को गिला था कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गांधी थे, क्योंकि वे अपने अंतिम दिनों के पहले वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि अपने सनातनी हिंदू होने को लेकर संतुष्ट थे। हालांकि गांधी और आम्बेडकर जिंदगी भर एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी बने रहे, लेकिन दोनों ने अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करने में पूरक भूमिका निभाई। कानूनन छुआछूत खत्म हो गया है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। 26 फरवरी 1955 को आम्बेडकर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में महात्मा गांधी पर अपने विचार प्रकट किए। आम्बेडकर ने कहा कि वो गांधी से हमेशा एक प्रतिद्वंद्वी की हैसियत से मिलते थे, इसलिए वो गांधी को अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानते थे। आम्बेडकर के मुताबिक गांधी भारत के इतिहास में एक प्रकरण थे, वो कभी एक युग निर्माता नहीं थे। उन्होंने गांधी पर यह भी आरोप लगाया है कि गांधी हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने 2 अखबार निकाले। पहला हरिजन, इस अंग्रेजी समाचार पत्र में गांधी ने खुद को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोधी बताया, और उनके दूसरे एक गुजराती अखबार में वो अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में दिखते हैं।
जिसमें वो जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म या सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे। जबकि इन लेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि गांधी ने अपने अंग्रेजी लेखों में जाति व्यवस्था का समर्थन किया और गुजराती लेखों में छुआछूत का विरोध किया है। आम्बेडकर ने छुआछूत के उन्मूलन के साथ समान अवसर और गरिमा पर जोर दिया था और दावा किया कि गांधी इसके विरोधी की बात सिर्फ इसलिए करते थे ताकि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सकें। वो चाहते थे कि अस्पृश्य स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध न करें। गांधी एक कट्टरपंथी सुधारक नहीं थे और उन्होंने ज्योतिराव फुले या फिर आम्बेडकर के तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। गांधी का दलितों के लिए हरिजन संबोधन का आम्बेडकर व उनके समर्थकों ने विरोध किया था और दलित उसे गाली के समान मानते थे। गांधी द्वारा शुरू किया गया हरिजन सेवक संघ भी दलितों को नापसंद था, क्योंकि वो एक शीर्ष जाति की मदद से दलितों के उत्थान की सोच दर्शाता था, न कि दलितों के जीवन पर उनके अपने नियंत्रण की। गांधी और आम्बेडकर ने अनेक मुद्दों पर एक जैसे विचार रखे, जबकि कई मुद्दों पर उनके विचार बिल्कुल अलग या विपरीत थे। ग्रामीण भारत, जाति प्रथा और छुआछूत के मुद्दों पर दोनों के विचार एक दूसरे का विरोधी थे। हालांकि दोनों की कोशिश देश को सामाजिक न्याय और एकता पर आधारित करने की थी और दोनों ने इन उद्देश्यों के लिए अलग अलग रास्ता दिखाया। गांधी के मुताबिक यदि हिंदू जाति व्यवस्था से छुआछूत को निकाल दिया जाए तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। इसकी तार्किक अवधारणा के लिए गांधी ने गांव को एक पूर्ण समाज बोलते हुए विकास और उन्नति के केंद्र में रखा। गांधी के उलट आम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का मत सामने रखा। आम्बेडकर के मुताबिक जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी, छुआछूत नए नए रूप में समाज में पनपती रहेंगी। गांधी ने लोगों को गांव का रुख करने की वकालत की, जबकि आम्बेडकर ने लोगों से गांव छोड़कर शहरों का रुख करने की अपील की। गांव व शहर के बारे में गांधी व आम्बेडकर के कुछ भिन्न विचार थे। गांधी सत्याग्रह में भरोसा करते थे। आम्बेडकर के मुताबिक सत्याग्रह के रास्ते ऊंची जाति के हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति प्रथा से उन्हें भौतिक लाभ होता है। गांधी राज्य में अधिक शक्तियों को निहित करने के विरोधी थे। उनकी प्रयास अधिक से अधिक शक्तियों को समाज में निहित किया जाए और इसके लिए वह गांव को सत्ता का प्रमुख इकाई बनाने के पक्षधर थे। इसके उलट आम्बेडकर समाज के बजाय संविधान को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने की पैरवी करते थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की समाधि स्थली 1948 से आम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान आम्बेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 7 महीने की थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थिव को साक्षी रखकर उनके 10 लाख से अधिक अनुयायियों ने भदंतानंद कौसल्यायन द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, क्योंकि आम्बेडकर ने 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया था। मृत्युपरांत आम्बेडकर के परिवार में उनकी दूसरी पत्नी सविता आम्बेडकर रह गई थी, जो दलित बौद्ध आंदोलन में आम्बेडकर के बाद आम्बेडकर के साथ बौद्ध बनने वाली पहली व्यक्ति थी। विवाह से पहले उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर शारदा कबीर था। डॉक्टर सविता आम्बेडकर की एक बौद्ध के रूप में 29 मई सन 2003 में 94 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और पुत्र यशवंत आम्बेडकर, आम्बेडकर के पौत्र प्रकाश आम्बेडकर भारिपा बहुजन महासंघ का नेतृत्व करते हैं और भारतीय संसद के दोनों सदनों में के सदस्य रह चुके हैं। एक स्मारक आम्बेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। आम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है।
1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हर साल 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती 14 अप्रैल, महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को चैत्यभूमि मुंबई, दीक्षाभूमि नागपुर तथा भीम जन्मभूमि महू में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए